प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। किसानों की जो हड़ताल है वो उसके 95 दिन हो चुके हैं। मुसलसिल हुकूमत और किसानों के दरमियान गुफ्तगू के दौर हुए, मगर तमाम तर दौर नाकाम साबित हुए। फार्मर्स चाहते हैं, किसान चाहते हैं कि ये तीनों कवानीन को पूरी तरीके से वापस लिया जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए, और ये हो नहीं पा रहा है। सरकार भी इस मामले में संजीदा नहीं है। तो अब आने वाले दिन में क्या होने वाला है? क्या ये जो है पुरअमन इसका हल निकलेगा या फिर ये और भयानक सूरत इख्तियार करेगा? इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे मशहूर समाजी जहदकार, पॉलिटिशियन व इकोनॉमिस्ट जनाबा लुबना सरवर साहिबा से। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका बीबीएन चैनल पर बहुत बहुत खैर मकदम है। मैं ये जानना चाहूँगा कि 95 दिन हो गए हैं। 26 नवंबर को ये स्ट्राइक शुरू हुई और कई दौर हुए। हुकूमतें जो है उनके मुतालिबे मानने में नाकाम रही, और फिर किसानों को भी जो है जो हुकूमत का पेशकश है वो काबिल कबूल नहीं है, वो कंप्लीट रोल बैक चाहती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? किसानों के वो क्या मेजर कंसर्न्स है? किस बात से वो खौफजदा हैं कि ये बिल को बिल्कुल कबूल करने में दिलचस्पी नहीं रखते? जी। ये कोई अचानक कुछ बिल ऐसा आया, सिर्फ ये बिल मंजूर नहीं है, जी। ये अचानक से नहीं है। मतलब इसकी पूरी ट्रैक रिकॉर्ड है। ये लोग पिछले 6 साल से जो देखते आए कि किस तरह से पूरी हर चीज, हर इंडस्ट्री प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, एक नंबर 1। और जी। दूसरी चीज ये देखे कि सरकार जो भी कदम लेती गई है 2016 से, लाइट फ्रॉम डीमोनेटाइज, नोटबंदी जो हुआ, फिर जीएसटी जो हुआ, फिर आर्टिकल 370 को रन डाउन कर रहे हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके आ रहे हैं ये लोग, जो कि किसी को नहीं मालूम होता कि कौन सा पैसा है, कहाँ से आ रहा है और किसको जा रहा है। और ठीक है। उसके ऊपर से कश्मीर में जो इंटरनेट यानी एनी टाइम डाउन हो सकता है इंटरनेट। तो ये सभी चीजों को देख के असली चीज क्या है मालूम, सरकार को ट्रस्ट करने में हर किसी को, आई मीन दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट दिस गवर्नमेंट, वो सीधी सी जी। दिख रही है। तो इतनी बैकग्राउंड में जब हो रहा है, और ऊपर से आज के दिन भी चाइना जैसी अपनी सॉवरेनिटी पे भी जब असर हो रही है, चाइना के अटैक्स में भी, और पुलवामा जैसे अटैक में भी, और बालाकोट जैसे अटैक में भी, ऐसी मेजर चीजों में भी सफाई नहीं दिख रही है। ये सब चीजों की वजह से क्या हुआ, ट्रस्ट की इतनी ह्यूज डेफिसिट हो गई कि आप अगर बोले भी, अगर प्रधानमंत्री भी बोले कि हम 3 कानून भी वापस ले रहे हैं, तब भी ये लोग वापस लेने तक नहीं जाएंगे ये लोग। ओके, ओके। इतने उतनी ट्रस्ट इतने डेफिसिट, बेभरोसा हो गए हैं। इतने बेभरोसे हो गए, क्योंकि इनकी ये अभी जो पूरे मैं लिस्ट आउट करी ना क्रोनोलॉजिकली, ये सब बिल्कुल। होने की वजह से ये हुआ। तो ओके, ओके। वो, आई मीन दे आर नॉट अनजस्टिफाइड। यानी वो लोग को हम नहीं बोल सकते कि भाई तुम बोल रहे ना भाई जाओ, और वो भी क्या बोल रहे हैं जरा देखेंगे कि ये असरात किन किन चीजों पे हैं। यहाँ देखिए भाई, इनकी जो एम्प्लॉयमेंट जो होती है इनकी सेक्टर से, सरकार ने इस सेक्टर की जो एम्प्लॉय, ये जो फार्मर्स है ना, दे आर ऑल एम्प्लॉयज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ओके। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इज द मोस्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर राइट नाउ। उसकी कोई जी। ऐसे कंपनी नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ये जो अन्नदाता ये लोग हैं, तो वो सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, और सबसे बड़ी यूज में आने वाली, हर पल कोई ना कोई उसकी काम उठा रहा है, वो सेक्टर है। ऐसी सेक्टर को किस तरीके से उसको एक बहुत ही नाजुकी से और बहुत ही जिम्मेदारी से, एक्स्ट्रॉर्डनरी जिम्मेदारी, ये कोई कम्युनिकेशंस इंडस्ट्री नहीं है, ये कोई कपड़े का इंडस्ट्री नहीं है, ये कोई पेट्रोल की इंडस्ट्री नहीं है, ये कोई टीवी मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री नहीं है भैया। दिस इज सेक्टर एग्रीकल्चर। ऐसी एग्रीकल्चर ने, एग्रीकल्चर अकेला नहीं होता है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड बोल के रहता हमेशा। मतलब ओके। क्या, ये जो भी फार्मर्स रहते हैं, कुछ टाइम वो पिका भी रहते हैं कुछ ना कुछ चीज, तो वो बाजुक से उनका कुछ रहता, ये बकरी रहता, उनके पास मेंढे रहते, नहीं तो उनके पास गाय रहते, भैंस रहते, घोड़े रहते, डोंकीज रहते, ये सब कुछ ना साइड में चलता रहता। तो ओके। एग्रीकल्चर कभी भी अलग नहीं माना जाता। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, यानी जी। फिशरीज भी रहता उसमें, उसमें फार्मिंग, क्या बोलते हैं, हैंड फार्मिंग भी रहता, ये सब पोल्ट्री कुछ फार्मिंग। रहता एलाइड। जी। तो पोल्ट्री फार्मिंग, सो क्या रहता है, ये ऑल इज इन एलाइड सेक्टर। तो ये सेक्टर सबसे ज्यादा हर किसी को, हर पल कोई ना कोई, देखिए ऑडी कोई नहीं, कितनी जस्ट
मे बी 1% और 0.1% इज हैविंग ऑडी, राइट। लेकिन एग्रीकल्चर क्या है, हर कोई ऑडी नहीं खरीदेगा, लेकिन ऑडी वाले को भी हर पल कुछ ना कुछ खाना रहता, पीना रहता। बिल्कुल। ये ऐसी सेक्टर है जो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर इसके ऊपर निर्भर है, इसकी प्रोडक्ट पे निर्भर है। हर इंसान की जरूरत है, हर इंसान की, ये इतनी बेसिक नेसेसिटी है। ऐसी सेक्टर को आप लिटरली इट इज बीइंग प्राइवेटाइज्ड, वो नाम नहीं लाया जा रहा है अभी तक। सीखो, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स बोल रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन ऑफ टेलीकॉम बोल रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरलाइंस बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हो रहा हो, ये डर है इन लोगों को। अगर हम इसे प्राइवेटाइजेशन की बजाय कॉर्पोरेटाइजेशन कहें तो, क्योंकि एग्रीकल्चर कोई गवर्नमेंट की एंटिटी तो नहीं है। हाँ जी, तो हम क्या इसे कॉर्पोरेटाइजेशन कहेंगे? हाँ, ज्यादा बेहतर होगा। कॉर्पोरेटाइजेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो जो साइलोस की जो कंस्ट्रक्शन बता रहे, कई चैनल्स पे उस पे देख रहे हैं, तो कॉर्पोरेटेशन भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं प्राइवेटाइजेशन की बात क्यों लाई मालूम? प्राइवेटाइजेशन क्या है, देखिए अब बैंक्स को भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स तो उसको उनके ही हाथों में जा रहा है ना, बट वहां पर प्राइवेटाइजेशन कहा जा रहा है। और यूनियंस जो है प्राइवेटाइजेशन को अपोज कर रही है। So privatization can go into top corporate hands or it can go to any, but corporates come under private entity. अब जो सेक्टर्स है, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, मिक्स्ड सेक्टर है, लेकिन ऐसा कॉर्पोरेट सेक्टर बोल के नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर कम्स अंडर द प्राइवेट सेक्टर। ठीक ठीक। तो इसीलिए उसको प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं कहा जा रहा है, अभी तक गवर्नमेंट वो नहीं बोली, बल्कि हो रहा वही है। इट इज गैर महसूस तरीके से किया जा रहा है। एग्जैक्टली वो नाम नहीं लिया जा रहा है। जैसे बैंक्स में, बैंक्स को बोलते ही यूनियन खड़ा हो जा रहे, टेलीकम्युनिकेशन को बोलते ही यूनियन खड़ा हो जा रहे, तो वो बात है। सो व्हाट आई एम टेलिंग इज, ये सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है उसको उस नाजुकी से जो हासिल हैंडल करना चाहिए, दो इम्पोर्टेंट वजह से, कि ये गरीबों से गरीब और अमीर से अमीर हर सेकंड हर पल कोई ना कोई इस इंडस्ट्री की प्रोडक्ट को किसी न किसी डाइवर्स तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। उसके बगैर कोई जी नहीं सकते। और उसके अलावा इसकी जो एम्प्लॉयमेंट है, ये सबसे मेजर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है। यानी इस पे आप उंगली लगाए तब आप सोचना कि इन लाखों करोड़ों सैकड़ों लोग जो कि नॉट जस्ट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बहुत सारा होता है इसमें। और वहां पर भी जो फार्मर्स बैठे हैं वो सिर्फ फार्मर्स नहीं है, वो टेनेंट फार्मर्स भी है और कुछ इन कनेक्टेड एम्प्लॉयमेंट लेके सब बैठे हैं वहां पर। यानी बैठे भी नहीं है तो भी सबकी है, व्हाट इज इट, इट्स एन इश्यू फॉर एवरीबॉडी। तो ये करोड़ों लोगों को जो इफेक्ट हो रहा है, उस चीज के, उस इंडस्ट्री की ओर, उस सेक्टर की ओर हम कितनी नाजुकी से और कितनी जिम्मेदारी से उसको हैंडल करना चाहिए, वो उसकी गैर जिम्मेदारी पना अभी मैं बताती आपको कि ये कितना अनएथिकल हुआ है और कितना संविधान के खिलाफ हुआ है, और उनकी जो पार्लियामेंट की जो नोटिफिकेशन हुआ है उसी के खिलाफ गया है। हत्ता कि इवन सुप्रीम कोर्ट भी उसकी कॉग्निसेंस नहीं लेते हुए खुद कमिटी बनाने पे और खुद कमिटी के मेंबर्स डालने में, आई मीन वो सब इसमें चल रही है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को अपनी, हर गवर्नमेंट की ये राइट रहती है कि वो अपनी पॉलिसीज पेश करे, हर गवर्नमेंट की राइट है वो, और हर सुप्रीम कोर्ट की पूरी राइट है कि वो कमिटी लगाए। लेकिन यहाँ पर हो रहा क्या, जब आप कुछ दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर में भी है, और जस्टिस कृष्णा अय्यर जैसे वर्ल्ड फेमस एक जज थे वो, जस्टिस कृष्णा अय्यर, तो उनकी भी क्या कहना थी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर क्या कहना है, जब आप कोई ऑर्डर पेश करते हो, कोई बिल पेश करते हो, लॉ की अमेंडमेंट भी पेश करते हो, तो आपको उसको बराबर जस्टिफाई करना पड़ेगा। जब नोटबंदी आप लाए तब आप क्या बोले, ये टेररिज्म को निकाल देंगे बोले, ये करप्शन को निकाल देंगे बोले, तो भी नहीं हुए। और आप ये भी बोलना, आप बस एनकैश कर रहे थे लोगों की मेंटालिटी को कि हम इंडिया के, मैं सुकून हो जाऊंगी ना कि जब मेरे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आपको अभी टेररिज्म नहीं रहेगा कंट्री में और आपको बस करप्शन निकल जाएगा, तो मैं तो बस हाँ ही बोलूंगी ना नोटबंदी को, मैं सैक्रिफाइस कर रही हूँ अपने आप को। लेकिन इसकी बुनियादी नहीं बताई गई कि आप करप्शन रोकेंगे बोल रहे, कैसा रोकेंगे? आप टेररिज्म रुक जाएंगे बोल रहे, कैसा रुकेगा? क्योंकि वो स्टडी और वो जस्टिफिकेशन वहां नहीं था
आज के दिन कोई उनको उल्टा सवाल नहीं कर रहा और उनकी इस्तीफा इस बुनियाद पे नहीं मांग रहा कि भाई आप सैकड़ों बात आप जो बोलते जा रहे हो, आप पिच बोल रहे, आप कोई मिनिस्टर को भी नहीं दे रहे ये चांस बोलने के लिए, आप प्रधानमंत्री आप पिच लेते ये चांस बोलने का और आप पिच बोलते और आपकी हर चीज ये क्या बोलते वो इसकी तरह पैक ऑफ कार्ड्स की तरह गिर जा रहे हैं, हर चीज लुढ़क रही है, आप बोली सो हर कोई भी बात आज तक टिक रही नहीं और पूरी लुढ़क के गिर जा रही। तो आप और आपके सपोर्टर्स को इसकी चिंता होना चाहिए, पूरी देश को इसकी चिंता है कि आप नोटिफिकेशन 2014 जो कि क्लियर है, पार्लियामेंट में पूरी इंडिया को सर्कुलेट हुआ, सो नोटिफिकेशन है जुलाई 2014 का, ये कहते हुए कि जो भी एक्ट आप पास करेंगे या उसकी अमेंडमेंट भी पास करेंगे तो आपको वाइड कंसल्टेशंस लिए बगैर आप उसको पार्लियामेंट में पेश भी नहीं कर सकते। इतनी क्लियर जो नोटिफिकेशन है उसको आप रोंदे। आप जिस पार्लियामेंट में आप माथा टेक के अंदर गए 2014 में, उसके बाद उसकी नोटिफिकेशन को, उसकी पवित्रता को, उसकी जो पाकीज़गी को आप रोंदते गए। पाकीज़गी ये है कि वहां पर जो बैठे हैं हर चीज हर रूल को आपने अमल करना, वो पाकीज़गी बोलते, वो पवित्रता रहती। तो उसको आप रौंदे, आप किसी को पूछे नहीं, वेबसाइट पे आप नहीं डाले। आप वेबसाइट पे क्यों नहीं डाले? पूरी इंडिया से क्यों नहीं मांगे आप फार्मर की जो इतनी बड़ी, मैं पहले क्यों समझाई कि कितनी बड़ी सेक्टर है, हर पल ये इंडस्ट्री यूज हो रही, हर पल कोई मोबाइल पे नहीं रहेगा, हर पल कोई ऑडी में नहीं रहेगा, कार में रहेगा, मोटर बाइक में, लेकिन हर पल कोई ना कोई ये सेक्टर को कंज्यूम कर रहा है और उसकी एम्प्लॉयमेंट है उसमें। तो उसकी बड़ी सेक्टर की जब आप रिफॉर्म्स लाना चाहते हो, जिसका आपको अधिकार है, the government has a right to bring changes, but you cannot go against the law, you cannot go against the due procedure। ड्यू प्रोसीजर को आप जब रौंद रहे हो तो आपको फिर से जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि अब ड्यू प्रोसीजर जो है कि वेबसाइट पे डालो, कोने कोने में जाके आप लोगों की वेब कंसल्टेशंस करो बोल के जब लिखा हुआ है तो आप उसको क्यों रोंदे? ये आपको समझाना पड़ेगा, समझाए नहीं। उसके ऊपर से अब आप फार्मर्स को कई नामा लगाए, वो लगाए, ठीक है मैं उसमें नहीं जाती, वो तो सबको मालूम है कि ऐसा गवर्नमेंट, जिम्मेदाराना गवर्नमेंट अपनी सिटीजन को ये नाम बात नहीं करेगा। वो जब अगर मैं बोल दी कि प्रधानमंत्री आप ये ठीक नहीं कर रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि मैं अन इंडियन हो गई। आई एम अगेंस्ट यू व्हाट यू आर प्रपोजिंग, बट दैट डजंट मीन आई एम एंटी इंडिया और अन इंडियन। आई एम मोर एन इंडियन व्हेन आई एम क्वेश्चनिंग यू। मैं ज्यादा इंडियन हो जाती हूँ जब मैं आपको आपकी जिम्मेदारी याद दिला देती हूँ। तो आप उस पे वो नोटिफिकेशन करें। उसके बाद जब आप स्टेट लिस्ट में ये क्लियर लिखा हुआ है, दोनों जगह पे लिखा हुआ है कि ये स्टेट लिस्ट में आता है, इस सेंट्रल लिस्ट में कहीं इसका नाम और निशान नहीं है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड और उसकी जो लैंड मैनेजमेंट होती है, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट होती है, खुला लिखा हुआ है स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है। तो आप कौन सी बुनियाद पे आप एनक्रोच कर रहे हैं स्टेट की पावर्स को? आप फेडरल स्ट्रक्चर पे इतबार नहीं रखते हो। आप जिस संविधान के तहत आप इलेक्ट हो के आए हो, उस संविधान को आप रोंद रहे हो। ये कितनी बड़ी गद्दारी है संविधान के साथ जी। और अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये जाता है, सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ द नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस, और जब वहां पर उसकी संविधान में ही ये स्टेट लिस्ट वगैरह लिखा हुआ रहता है, तो सुप्रीम और उसके ऊपर से आईएएस ऑफिसर्स भी लेटर्स लिखे हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की अव्वल जिम्मेदारी ये नहीं थी कि संविधान में जब आपको हक ही नहीं इन दोनों चीजों पे आपको कानून बनाने का, तो आप केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाई डिड यू वांट टू प्रिपेयर? बताइए, जस्टिफाई करिए। ठीक है, वो सब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जिम्मेदारी नहीं निभाए वहां पर, और ऊपर से खुद कमेटी बनाने चले। खुद कमेटी क्यों बनाने चले? ताकि वो अब सब सोचेंगे कि कुछ भी इसके खिलाफ हो जाए तो वो कंटेम्प्ट हो जाएगा। आप आईएएस की लेटर्स, ऑफिसर्स की लेटर को भी आप इसमें नहीं लिए, तो वैसा आप क्या करें? सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद थी, सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जिम्मेदारी पे वहां पर उससे भी हट के कुछ और कर रहे कि वो कमेटी बनाएंगे वगैरह, और कमेटी के मेंबर्स कुछ अलग है। आई मीन दे आर प्रो फार्मर लॉज। भाई आप अव्वल फर्स्ट स्टेप में ही जब इतनी बड़ी गलती हो रही, तो आगे के स्टेप में हम अच्छा ही नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। तो यहीं पर फेलियर ऑफ ड्यू प्रोसीजर हो गया, फेलियर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है। तो ऐसे हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने सोचा था कि इस गुफ्तगू में दूसरे पहलुओं पे भी डिस्कस करूंगा, मगर आपने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के मैटर को इतने अच्छे से और इतने डिटेल में समझाया कि वक्त अपनी तंगी का शिकवा कर रहा है।
मैं इंशाल्लाह ये किसानों के मसाइल पे आपसे गुफ्तगू फिर करना चाहूँगा। आप बराए मेहरबानी अपना कीमती वक्त हमें दीजिएगा। तो जरूर इंशाल्लाह। आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। हमसे जुड़ने का बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, ये थे मोहतरमा लुबना सरवत साहिबा। इन्होंने किसानों के मसाइल पर ख़ास तौर पे जो हुकूमत हिंद ने फ़ैसला लिया है वो बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर क़ानूनी था, और जिस तरह से छुपा कर ट्रांसपेरेंसी न रखते हुए फ़ैसले लिए गए, वेबसाइट पर नहीं डाला गया, चर्चा में लोगों को शामिल नहीं किया गया, स्टेट के पावर्स को जो है एनक्रोच किया गया। ये है स्टेट मैटर, और सेंटर इसके बारे में डिसाइड कर रही है। एडवोकेट मीर मसूद खान साहब ने भी इस बारे में बताया था कि ये नेशनल गवर्नमेंट का काम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये स्टेट मैटर है। और फिर ये सारे मामला के चलते सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सीरियस नहीं ले रही है। ये सबसे बड़ा संगीन मामला है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद है हिंदुस्तान के मसाइल की। अगर सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर दिलचस्पी नहीं लेती, या फिर जो है मसाइल को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाती है, तो इंडिया का न जाने क्या होगा। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।